Hello friends, today we are going to discuss about the formal letter. It is a very important part of the advanced writing skill, and in the series of the formal letters today we are discussing about the formal letter for job with biodata. तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मल लेटर्स के बारे में, इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। दूसरा है जो फॉर्मल लेटर वो है जॉब के लिए, और जिसमें आपको बायोडाटा भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बायोडाटा भी देंगे। तो अगर हमें किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है और उसमें हमें अपने बायोडाटा को भी देना होता है, या रिज्यूम भी उसे कह देते हैं, या करिकुलम विटे भी कह देते हैं। तो अगर हमें ऐसा जॉब लेटर लिखना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, आज हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस किया था और उसका एक फॉर्मेट भी दिया था। वो कॉमन फॉर्मल लेटर होता है जो हम किसी भी ऑफिस में देते हैं। वो अगर कोई बिजली की समस्या हो रही है, या किसी पोस्ट ऑफिस में दे रहे हैं, या किसी भी ऑफिस में जो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होते हैं, उसके लिए अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसका हमने फॉर्मेट आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम जॉब के लिए फॉर्मल लेटर को बता रहे हैं कि जॉब के लिए हम कैसे एक फॉर्मल लेटर को लिखते हैं और उसमें बायोडाटा को कैसे अटैच करेंगे। तो देखते हैं, तरीका सेम वही होता है जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें सारी चीज़ें बाईं तरफ आएंगी आपकी। सबसे ऊपर से आता है आपका, जैसे इसमें भी दिख रहा होगा आपको, सबसे ऊपर से आता है आपका सेंडर्स एड्रेस। ये दिख रहा है आपको सेंडर्स एड्रेस। तो ये 07 राजनगर नोएडा, ये क्या है, सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता। तो सबसे पहले जैसे जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सेंडर्स का, भेजने वाले का पता लिखा जाता है। उसके बाद आती है आपकी डेट। ये आपको डेट दिख रही होगी, जैसे यहाँ पे 14 अगस्त 2020 लिखा है, और इसको मैंने ऐसा भी कह सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगस्त 14, लेकिन इसके बाद हमें कॉमा यूज़ करना पड़ेगा 2020। अगर हम इसमें कॉमा यूज़ नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, फिर एक डिजिट बन जाएगी। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/4/2020, तो ये क्या बन जाएगा, एक डिजिट टाइप की बन जाएगी, डेट नहीं लगेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 14 अगस्त लिख रहे हैं तो यहाँ पे कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, सीधा ही वो आप लिख सकते हैं उसे। तो ये हो गया आपका डेट। उसके बाद आता है आपका रिसीवर एड्रेस, जो जिसको आप भेज रहे हैं। यहाँ पर आपका रिसीवर्स एड्रेस आ गया। तो सबसे पहले भेजने वाले का पता, फिर तारीख डालेंगे, आप डेट डालेंगे। उसके बाद आप जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर RK इंटरप्राइजेस मुंबई। तो ये किसके लिए लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए, RK इंटरप्राइजेस मुंबई के लिए ये पत्र लिखा गया है। तो जिसको भेज रहे हैं उसका पता आ गया। उसके बाद आप लिखते हैं सैल्यूटेशन, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सर, ये क्या एक सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन का मतलब जब आप किसी को रिस्पेक्ट करेंगे या कुछ रिस्पेक्टेड वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर सर लिख सकते हैं। अगर कोई मैडम है तो यहाँ पर आप मैडम भी लिख सकते हैं, अगर मैडम है तो मैडम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि जिसको मैं पत्र भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ वो सर है या मैडम है, मतलब मेल है या फीमेल है, तो ऐसी स्थिति में आप केवल सर का ही प्रयोग करेंगे, मैडम का प्रयोग नहीं करेंगे, या इसको सर ऑब्लिक मैडम नहीं लिखेंगे। तो अगर आप जिसको पत्र भेज रहे हैं उसके जेंडर को नहीं जानते हैं तो आप हमेशा सर का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर आप जानते हैं कि जिसको मैं भेज रहा हूँ वो कौन है तो आप तब सर या ऑब्लिक मैडम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर सर हैं तो सर लिखिए, और अगर मैडम है तो मैडम लिखिए, लेकिन नहीं जानते हैं तो सर ही लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिस बारे में आप ये पत्र लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है ताकि जो आप जिसका पत्र भेज रहे हैं वो जल्दी से जान पाए कि ये किस रेफरेंस में, किस बारे में आपने पत्र लिखा है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो पत्र है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। ये जो लेटर लिखा जा रहा है वो किसके लिए लिखा जा रहा है, ये मार्केटिंग मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए लिखा जा रहा है ये आपका। इसलिए ये क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। कई जगह क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले लिखा होता है और जो आपका सैल्यूटेशन वो बाद में लिखा होता है, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो मॉडर्न राइटिंग स्किल है उसमें सैल्यूटेशन को पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। और कई जगह क्या हो जाता है, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, सैल्यूटेशन को बाद में लिखते हैं। लेकिन आजकल के जो ट्रेंड है, जो नया इसमें अमेंडमेंट हुआ लिखने के तरीके में, उसमें सैल्यूटेशन को पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। वैसे ये माना जाता है कि जब सब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं तो हम उसमें जो हमारा रिसीवर है उसके क्विक रेफरेंस को या व्यू को या विजन को जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम कई बार सब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं इसके अगले पड़ाव पर, वो है आपका जो बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में 3 हिस्से होते हैं जो हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वो होता है एक आपका इंट्रोडक्शन। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इन रिस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन डेटेड अगस्त 10 2020। तो ये हमने रेफरेंस दे दिया कि भाई हमें ये जो पोस्ट है मार्केटिंग मैनेजर की, इसके बारे में कहाँ से पता चला, तो उसका रेफरेंस हमने दे दिया, ये इंट्रो दे दिया उसका।
उसके बाद आती है मेन बॉडी पत्र की। आई विश टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोजीशन मेंशन्ड अबव। आई फील माई क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस आर गुड इनफ टू इनेबल मी टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़। ये आप क्या दे रहे हैं, अपने मेन बॉडी दे रहे हैं, अपना ये मेन बॉडी का हिस्सा हो गया। और उसके बाद आप कंक्लूड करते हैं पत्र को, जिसमें आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जैसे इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इसमें क्या चाह रहे हैं, अपने लिए जॉब चाह रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन होगा इसका। तो ये होगा जैसे आई अटैच हियर विथ माई सर्टिफिकेट्स एंड माई बायोडाटा फॉर यूर रेफरेंस। इफ़ गिवन ए चांस आई शैल स्पेयर नो पेन्स इन द डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज़ ऑनेस्टली एंड डिवोटेडली। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप मुझे मौका देते हैं तो निश्चित तौर पे मैं मतलब जितना पेन मैं ले सकता हूँ इस जॉब के लिए या इस कंपनी के लिए या इस अपनी ड्यूटी के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए, उतना सारा लूँगा। और मैं आपको कभी भी क्या नहीं दूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और हमेशा अपना काम ईमानदारी से करूँगा और पूरा समर्पण के साथ इस काम को करूँगा। तो यहाँ पर ये वो एश्योर कर रहे हैं उस कंपनी को, उस मैनेजर को, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को, जिसको वो पत्र भेज रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया। तो देखा होगा आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई उनको कहाँ से पता चला कि पोस्ट खुली है। तो उनको पता चला टाइम्स ऑफ इंडिया में पोस्ट खुली है, ठीक है। उसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है कंपनी ने, तो वहाँ से इन्होंने रेफरेंस लिया है और 10 तारीख को छपा था ये एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद वो मेन बॉडी की बात करें, जिसमें वो थोड़ा सा अपने बारे में बता रहे हैं भाई कि मैं इस पोस्ट के लिए क्या हूँ, एलिजिबल हूँ। और उसके बाद वो कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई मुझे इसके योग्य समझा, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। लास्ट में आप लिखते हैं, फिर बाईं साइड ही दिख रहा होगा थैंक यू लिखा है, यहाँ पर आप थैंक्स करेंगे। उसके बाद योर्स फेथफुली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आप सीधा एस लिखेंगे, योर्स, एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है। फेथफुली यहाँ पे सिंसियरली भी हो सकता है या ट्रूली भी हो सकता है। तो जब भी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। उसके बाद जो पत्र को भेज रहा है उसके साइन होंगे, जैसे पत्र को भेज रहा है रमेश कुमार, तो रमेश कुमार को आप ब्रैकेट में लिख देंगे और उसको रमेश कुमार ने ऊपर अपने साइन कर दिए। तो ये साइन होने बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि जो पत्र है ऑथेंटिक और रमेश कुमार ही भेज रहे हैं। उसके बाद आता है आपका इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब आपने इसके साथ जो पत्र भेजा है, जो लेटर भेज रहे हैं आप, उसके साथ आपने क्या किया, इनक्लोज किया, मतलब अपने साथ में अटैच किया है क्या, अपना बायोडाटा। बायोडाटा का मतलब अपने बारे में इन्फॉर्मेशन कि भाई मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मेरा एड्रेस क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी हॉबीज़ क्या है, ये सब आप जिक्र करते हैं अपने बायोडाटा में। तो आप ये पत्र में ही मेंशन कर देते हैं कि भाई मैंने इस पत्र के साथ में क्या अटैच किया, अपना बायोडाटा भी अटैच किया है। नहीं तो कई बार ये होता है कि अगर आप इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं और किसी ने पीछे से आपका जो लिफाफा है उसको खोल करके आपका बायोडाटा वहाँ से हटा के और फेंक दिया, और तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी मेरा तो बायोडाटा भी था इसमें, क्योंकि आपके पत्र में मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने लिखा है भाई कि इनक्लोज बायोडाटा, तो आप बाद में अगर आपका वहाँ आपको बायोडाटा नहीं मिलता तो आप कह सकते हैं जी मैंने तो बायोडाटा भी लगाया था अपना इस पत्र में, क्योंकि मैंने अपने पत्र में ये चीज़ मेंशन की है। तो इसको इनक्लोजर कह देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे फॉर्मेट पे। ये दिख रहा होगा आपको। अब हम क्या, क्योंकि बायोडाटा देना तो साथ में बायोडाटा भी अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे रिज्यूम सॉरी करिकुलम विटे और बायोडाटा एक ही चीज़ है। कहीं पर रिज्यूम लिखा हो सकता है, कहीं पे करिकुलम विटे लिखा हो सकता है, कहीं पे बायोडाटा लिखा हो सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, तीनों एक ही चीज़ें हैं। नेम, सबसे पहले नाम रमेश कुमार, उसके बाद फादर्स नेम श्री मोहन कुमार, एड्रेस 07 राजनगर नोएडा यूपी, डेट ऑफ बर्थ 5 अप्रैल 1988, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज नोन हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, ठीक है। उसके बाद हॉबीज़ म्यूज़िक, फुटबॉल, ये सब चीज़ आपको मेंशन करनी होती है अपने उस। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा इसको बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर से नेम से ऊपर कैरियर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि भाई मैं जो मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव है, जब मैं इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाऊंगा तो मेरे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स गोल्स होंगे वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कैरियर ऑब्जेक्टिव के तौर पर पे। उसके बाद जब आप फिर देंगे तो अपना सबसे पहले प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप एग्जामिनेशन की बात करेंगे, भाई मैं कौन सा एग्जामिनेशन पास किया है। प्रोफेशनल मतलब जो व्यावसायिक कोर्स किया है, जैसे यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है तो निश्चित तौर पे आपको क्या होना चाहिए, MBA होना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल में आएगा, मतलब व्यावसायिक जो कोर्स होते हैं, जैसे आपका BBA है, MBA है, आपका BTech है, MBBS है, B.Pharm है, ठीक है, LLB है, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। होटल मैनेजमेंट है, तो उसी तरह से मार्केटिंग मैनेजर के लिए आपको MBA की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने इसको मेंशन किया है यहाँ पे, MBA किया है इन्होंने IIM अहमदाबाद से। ये एग्जांपल है, ये किसी का बायोडाटा नहीं है, ये एक एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है कि MBA किया है, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, IIM अहमदाबाद से किया है। सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट आएंगे, ये एक सिम्बॉलिक सांकेतिक रूप से मार्केटिंग
मैनेजमेंट लिखा गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्योंकि सांकेतिक है, क्योंकि मार्केटिंग में जॉब करना तो मार्केटिंग सब्जेक्ट तो हो गई। उसके बाद ईयर, कौन से ईयर में पास किया आपने, और फिर आपका डिवीजन क्या था, फर्स्ट डिवीजन। आजकल CGPA का ज़माना है तो आप CGPA भी मेंशन कर सकते हैं, मेरा इतना CGPA था। उसके बाद आप आते हैं अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे, जो आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो वहाँ पर आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 10th कहाँ से किया, फिर आप ये भी सिंबॉलिक है, GIC नोएडा जहाँ से आपने किया है हाई स्कूल, वहाँ का लिखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके और कौन सी ईयर में पास किया और कितना आपका डिवीजन था या कितना CGPA था। फिर 12th उसके स्कूल का नाम कहाँ से किया, सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके, कौन सी ईयर में पास किया और फिर कितना CGPA, कौन सी डिवीजन थी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, जैसे इन्होंने BSc लिखा, ये BA भी हो सकता है, BCom भी हो सकता है। तो जिस जो भी किया ये भी सिंबॉलिक है, यहाँ पे BSc लिखा गया, इसके बदले BCom भी हो सकता है, BA भी हो सकता है। फिर कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, BSc या BA या BCom, वहाँ का नाम, फिर सब्जेक्ट क्या क्या थे आपके वो BSc BCom BA में, उसके बाद आपने कौन सी ईयर में पास किया और फिर आपका डिवीजन क्या दिया, CGPA क्या था, ये मेंशन करेंगे आप। उसके बाद ये सब मेंशन करें, इसके ऊपर भी हो सकती है आपका MA MSc भी हो सकता है, ये BSc तक ही मैंने इसको मेंशन किया है। यहाँ पर आपका और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे आप MA MSc भी लिख सकते हैं, तो आगे बढ़ता चला जाएगा इसी क्रम में। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आएंगे, आपका अनुभव कि इससे पहले आपने कहाँ काम किया है और आपको कितना अनुभव क्षेत्र में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस को काफ़ी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वो आपके वर्क में काफ़ी हेल्प करता है आपको। इसलिए एक्सपीरियंस दीजिए कि मेरा 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है और कहाँ पे और कौन सी कंपनी आपने किया है। उसके बाद स्किल्स क्या है आपके अंदर, हुनर क्या क्या है और मतलब किस क्षेत्र में एक्सपर्टाइज है, और तो आपके अंदर जो भी स्किल्स हो, जो हुनर होते हैं आपके, कि मैं ये इस क्षेत्र में स्किल्ड हूँ, मैं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग में मेरा स्किल्ड है, या मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत स्किल्ड हूँ, या मैं HR के मामले में बहुत स्किल्ड हूँ। तो जो भी आपका स्किल का क्षेत्र है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उपलब्धियाँ क्या रही जब आपने जॉब किया या जब आप स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे थे, तो आपने वहाँ पे क्या क्या अचीव किया, क्या क्या उपलब्धियाँ आपकी रही हैं स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में या आपके जॉब टाइम पे। तो जो जो आपने उपलब्धियाँ वहाँ हासिल की हैं उनको भी आप मेंशन करेंगे, क्योंकि ये भी आपके व्यक्तित्व को दिखाता है और आपके डेडिकेशन डिवोशन को भी दिखाता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए किस हद तक जाते हैं और उसके बाद आपकी उपलब्धि क्या है, क्योंकि लास्ट में आपकी उपलब्धियों से ही आपको आंका जाता है। और लास्ट में आप देते हैं रेफरेंस ऑल्सो। रेफरेंस का मतलब कौन आपको जानता है, आपके जानने वालों के नाम, जिसको कैसे कई बार जैसे हम अपना चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि मैं इनको विगत 6 महीने से 6 साल से जानता हूँ। तो उसी तरह से रेफरेंस जो आपको जानते हो तो उनका रेफरेंस आप दे देते हैं। वो थोड़ा सा ऐसे जैसे हो सकते हैं जैसे आपको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो आपको पढ़ाया है या कोई और व्यक्ति, या अगर इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं तो इंडस्ट्री सेक्टर से ही आप किसी का रेफरेंस दे सकते हैं, जिस इंडस्ट्री में आपने पहले काम किया या किसी और इंडस्ट्री का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो जो भी आप रेफरेंस देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये बायोडाटा ख़त्म हो जाता है और ये आपका फॉर्मल लेटर इस तरह से बनेगा आपका किसी भी जॉब के लिए। शायद आपको समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।